बिहार बोर्ड मैट्रिक एग्ज़ाम 2025। बिहार बोर्ड मैट्रिक एग्ज़ाम 2025 में जो होने वाली है, उसके साइंस विषय से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को मैं लेकर के हाजिर हुआ हूँ। जो ऐसे क्वेश्चन हैं, जो शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, प्रत्येक में 2 अंक मिलते हैं और ऑब्जेक्टिव की भी व्यू से ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास होने वाला है। चलते हैं, आज की क्लास का स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है, जो कि चैप्टर नंबर पहला है क्या, रासायनिक अभिक्रियाएँ और समीकरण से। रासायनिक अभिक्रियाएं और समीकरण से पहला क्वेश्चन है हमारा, रासायनिक समीकरण क्या है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है, क्योंकि इस तरह के एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन ये कई बार पूछा गया है। उसी क्वेश्चन को मैं लेके फिर से हाजिर हुआ हूँ। तो रासायनिक अभिक्रिया को प्रतीकों और सूत्रों द्वारा व्यक्त करने को रासायनिक समीकरण कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया को प्रतीकों और सूत्रों द्वारा व्यक्त करने को रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसे कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाते हैं तो क्या बनता है, पानी बनता है। जैसे यहाँ पर हाइड्रोजन H2, ऑक्सीजन O2 को मिलाते हैं, क्या बनता है, पानी का निर्माण होता है, H2O का निर्माण होता है। समीकरण बैलेंसिंग के तौर पर यहाँ 2 दिया जाएगा और यहाँ पर भी 2 दिया जाएगा। ये बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। इस तरह के सवाल कभी छोड़ते नहीं है एग्जामिनर, क्वेश्चन पूछते ही हैं, याद रखिएगा। ये रासायनिक समीकरण का काफ़ी अच्छा इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, याद रखिएगा। चलते हैं, आज की क्लास का दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन है संयोजन अभिक्रिया क्या है। जब 2 या अधिक पदार्थ मिलकर एक नया पदार्थ बनाते हैं तो इसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कि इससे पहले हम लोग देखें कि H2 और O2 मिला तो क्या बना था, 2H2O बना था। ये 2 दे दिए हम लोग बैलेंस करने के लिए, यहाँ पर 2 देना पड़ेगा। तो 2 पदार्थ आपस में मिलकर के एक पदार्थ का निर्माण करता है, तो इसको क्या कहते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कार्बन को ऑक्सीजन के साथ मिलाते हैं तो क्या बनता है, CO2 का निर्माण होता है। तो इस तरह के रासायनिक समीकरण को क्या कहते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। इस तरह की अभिक्रिया को क्या कहते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, अपघटन अभिक्रिया के प्रकार। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं अपघटन अभिक्रिया किसे कहते हैं। मान लेते हैं कोई ABC कोई एक अणु है, ये टूटा, चाहे वो टूटेगा प्रकाश की उपस्थिति में, अपघटन अभिक्रिया, मान लेते हैं कोई पदार्थ ABC है, वो टूटा, हीट, चाहे तो हीट लगेगा या लाइट लगेगा, मतलब सनलाइट की उपस्थिति में टूट करके ये अलग अलग बनने की प्रक्रिया, अलग अलग हो जाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई एक बड़े अणु आपस में टूटकर भिन्न गुण वाले अलग अलग अणु का निर्माण करते हैं, उस तरह की अभिक्रिया को क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया निम्न 3 प्रकार के होते हैं, ये 3 तरह से टूटते हैं। जैसे एक थर्मल अपघटन या गर्मी से अपघटन होते हैं। जैसे कि ये रासायनिक अभिक्रिया के एरो के ऊपर में क्या दिया जाता है, हीट दिया जाता है। विद्युत अपघटन, ये विद्युत अपघटन के द्वारा टूटते हैं, इलेक्ट्रिक करेंट के द्वारा टूटते हैं। प्रकाश अपघटन, ये प्रकाश के उपस्थिति में ये रासायनिक अभिक्रिया क्या होते हैं और ये टूटते हैं। तो इस तरह की रासायनिक अभिक्रिया जो अपघटन अभिक्रिया है, ये मुख्य 3 प्रकार के होते हैं। कौन, तो थर्मल अपघटन, विद्युत अपघटन और प्रकाश अपघटन। याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर अगला है, जो कि ये दूसरा चैप्टर NCERT का दूसरा चैप्टर है, अम्ल, क्षार और लवण से। अम्ल, क्षार और लवण से पहला सवाल है हमारा, क्या, काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, अम्ल, क्षार और लवण में अंतर स्पष्ट करें। क्या है प्रश्न, अम्ल, क्षार और लवण में अंतर स्पष्ट करें। तो यहाँ पर सबसे पहले एक टेबल ड्रॉ कर देते हैं हम लोग, ताकि हम लोग को पढ़ने में भी सुविधा हो और लिखने में भी सुविधा हो। ये हमारा हो गया, टेबल ड्रॉ हो गया, फाइनली टेबल ड्रॉ हो गया। ये गुण है, जो कि परिभाषा सबसे पहले, अम्ल जल में घुलकर क्या देते हैं, हाइड्रोजन आयन देते हैं, जबकि क्षार जल में घुलकर क्या देते हैं, हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं। अम्ल और क्षार की अभिक्रिया के या प्रतिक्रिया से बनते हैं। लवण क्या होता है, अम्ल और क्षार को मिलाने से बनता है। याद रखिएगा इसका परिभाषा, अम्ल जल में घुलकर के क्या देता है, हाइड्रोजन आयन देता है, जबकि
क्षार जो हैं जल में घुल करके हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं, जबकि लवण कैसे निर्माण होता है लवण का, तो अम्ल और क्षार के मिलाने से लवण का निर्माण होता है। उसके बाद गुण में दूसरा पॉइंट है अम्ल का क्या है स्वाद, इसका क्या होता है खट्टा होता है, क्षार का स्वाद कैसा होता है कड़वा होता है, लवण क्या होते हैं लवण का स्वाद लवणीय होता है। उसके बाद उदाहरण के तौर पर देखा जाए तो HCl मतलब हाइड्रोजन क्लोराइड, H2SO4 मतलब सल्फ्यूरिक अम्ल या हाइड्रोजन सल्फेट, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड क्षार के उदाहरण हैं, और NaCl K2SO4 ये क्या हैं लवण हैं। याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें ताकि एग्जाम में आने वाले हर एक सवाल को आसानी से आप लोग बना सकें। अम्ल क्षार और लवण से दूसरा क्वेश्चन है हमारा नींबू के रस और साबुन के घोल का पीएच मान क्या होता है। तो याद रखिएगा नींबू का रस जो होता है उसका पीएच मान क्या होता है 2 होते हैं, पीएच मान नींबू के रस का 2 होते हैं, नींबू के रस का पीएच मान 2 होता है, जबकि साबुन का घोल जो होता है ये भास्मिक होते हैं, इसका पीएच मान क्या होता है 10 के बराबर होता है। याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन है अम्ल क्षार और लवण से क्या है अम्ल और धातुओं की प्रतिक्रिया क्या उत्पाद देती है। तो ध्यान रखिएगा, अम्ल और धातु की अभिक्रिया से नमक और हाइड्रोजन गैस निकलती है। तो जैसे कि मान लेते हैं हम लोग क्या HCl ये अम्ल है, मान लेते हैं कोई धातु है सोडियम, दोनों की अभिक्रिया होती है तो NaCl का निर्माण होगा, ये सोडियम लवण है, और ये जो H है यहाँ पर ये H2 गैस बन जाएगा जो उड़ जाएगा ये गैस, इसलिए एरो ऊपर में दिया गया है। तो याद रखिएगा, अम्ल और धातु की अभिक्रिया के फलस्वरूप लवण और हाइड्रोजन गैस का निर्माण होता है या बनता है, लवण बनता है और हाइड्रोजन गैस भी बनता है। आगे बढ़ते हैं, अगला टॉपिक है, अगला चैप्टर है हमारा धातु और अधातु। धातु और अधातु में अंतर स्पष्ट करें। तो याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, इसका आंसर याद रखिएगा। एक तरफ गुण लिखा गया है कॉलम में जो कि चमक है, चालकता है, तन्यता है और उसका उदाहरण है। धातु के बारे में हम लोग ऐसे थोड़ा सा एक टेबल ड्रॉ कर देते हैं ताकि आप लोगों को पढ़ने में सुविधा हो। चमक जो होती है धातु की चमकीले होते हैं, जबकि अधातु क्या होते हैं कोई चमक नहीं होता उसमें, देखने में भद्दा होते हैं। जबकि चालकता में बात किया जाए तो धातु चालक उष्मा एवं विद्युत का सुचालक होता है, जबकि अधातु कुचालक होते हैं, लेकिन इसमें एक अपवाद है जैसे कि ग्रेफाइट। उसके बाद तन्यता की बात किया जाए तो धातु काफ़ी तन्य होते हैं, जबकि अधातु तन्य नहीं होते हैं। या एग्जाम्पल के तौर पर देखा जाए तो धातु तार में खींची जा सकती है, जबकि अधातु तार नहीं बनाए जा सकते हैं अधातु के। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर सोना, चांदी, तांबा, यहाँ पर अधातु में एग्जाम्पल सल्फर, फॉस्फोरस, कार्बन आदि हो सकते हैं। याद रखिएगा, धातु और अधातु का बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है जो VVI हो सकता है। धातु और धातु में अंतर स्पष्ट करें। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन हमारा दूसरा क्वेश्चन है धातुओं का जंग लगने से बचाने के 2 उपाय बताएं। तो धातु की सतह पर पेंट या तेल लगाने से क्या होता है धातु में जंग नहीं लगते, जबकि धातु पर गैल्वेनाइजेशन, जस्ता की परत या जस्तीकरण भी कहते हैं, इसको गैल्वेनाइजेशन कहते हैं, जस्ते का परत चढ़ा करके धातुओं को संक्षारण से बचा सकते हैं, उसमें जंग लगने से बचा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, आगे हमारा टॉपिक है चैप्टर नंबर 4। चैप्टर नंबर 4 क्या है जीवन की प्रक्रियाएं या जैव प्रक्रम, इसी को कहते हैं जैव प्रक्रम। सबसे पहले पाचन की प्रक्रिया कहाँ और कैसे होती है, काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, कई बार पूछा गया है। पाचन मुंह से शुरू होता है और आंतों में समाप्त होता है। पाचक एंजाइम भोजन को छोटे छोटे घटकों में तोड़ते हैं, जैसे उदाहरण में मुंह में लार या सलाइवा में एमाइलेज स्टार्च को तोड़ता है, अमाशय में पेप्सिन प्रोटीन को तोड़ता है। अमाशय में जो पेप्सिन पाए जाते हैं वो प्रोटीन का पाचन करते हैं, जबकि मुंह में लार में उपस्थित क्या होते हैं एमाइलेज, जो स्टार्च को क्या करते हैं खंडित कर देते हैं, टुकड़े टुकड़े में बांट देते हैं ताकि हमारे शरीर की कोशिकाएं उसे आसानी से ले सकें। आगे बढ़ते हैं,
अगला क्वेश्चन है श्वसन कितने प्रकार के होते हैं? तो याद रखिएगा श्वसन 2 प्रकार के होते हैं, एक एरोबिक श्वसन, दूसरा एनारोबिक श्वसन। ऑक्सीजन की उपस्थिति में जो श्वसन होता है उसको क्या कहते हैं? एरोबिक श्वसन। एक ऐसा भी श्वसन होता है जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है, उसे एनारोबिक श्वसन कहते हैं। याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है ऑब्जेक्टिव की दृष्टि से। आगे बढ़ते हैं, तीसरा क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन नहीं, ये पाँचवा चैप्टर है। ये पाँचवें चैप्टर का पहला सवाल है हमारा। पाँचवें चैप्टर का नाम क्या है? हमारे पर्यावरण में नियंत्रण और समन्वय। नियंत्रण और समन्वय का क्या अर्थ है? तो याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, कई बार पूछा गया है। नियंत्रण और समन्वय का अर्थ है शरीर के विभिन्न अंगों के कार्य को नियंत्रित और संगठित करना। यह तंत्रिका तंत्र और हार्मोन के माध्यम से होता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। नियंत्रण और समन्वय किससे होता है? तो तंत्रिका तंत्र से होता है और हार्मोन से, हमारे शरीर में पाए जाने वाले बाह्य अंतःस्रावी ग्रंथि से क्या निकलते हैं? हार्मोन निकलते हैं। हार्मोन निकलते हैं जो हमारे शरीर में नियंत्रण और समन्वय को स्थापित करता है। आगे बढ़ते हैं, दूसरा क्वेश्चन है मानव मस्तिष्क के मुख्य भाग कौन कौन से हैं, उनके कार्य क्या हैं? तो मानव मस्तिष्क का मुख्य भाग है सेरिब्रम, सेरिब्रम, मेडुला, बेलम होता है एक्चुअली, सेरिबेलम और मेडुला। संतुलन और शारीरिक क्रियाओं का समन्वय करता है कौन? बेलम सोचने, तर्क करने और स्मरण शक्ति का केंद्र होता है, तो ये सेरिब्रम होगा यहाँ पर, संतुलन कौन करता है? तो सेरिबेलम करता है, सेरिबेलम संतुलन करता है, जबकि सोचने, तर्क देने, बुद्धि और चतुराई का केंद्र कौन? तो सेरिब्रम होता है। याद रखिएगा। मेडुला हृदय गति और श्वसन तंत्र को नियंत्रित करता है। तो ये क्वेश्चन, ये यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है। मेडुला जो ऑब्लोंगेटा होता है, ये श्वसन गति को नियंत्रित करता है और हृदय की गति को नियंत्रित करता है कौन? मेडुला ऑब्लोंगेटा। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। यहाँ पर सेरिब्रम होगा, यहाँ पर सेरिब्रम होगा, यहाँ पर सेरिब्रम होगा, यहाँ पर सेरिबेलम होगा, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर तीसरा, हार्मोन क्या है? ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। हार्मोन रासायनिक संदेश वाहक है जो ग्रंथियों द्वारा स्रावित होते हैं और शरीर के विभिन्न कार्यों को नियंत्रित करते हैं। उदाहरण के लिए इंसुलिन, एड्रेनालिन। याद रखिएगा, इंसुलिन भी एक हार्मोन है और एड्रेनालिन भी एक हार्मोन है। ये रासायनिक संदेशवाहक है जो ग्रंथियों द्वारा स्रावित होते हैं और शरीर के विभिन्न कार्यों को नियंत्रित करता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। आगे बढ़ते हैं, अगला टॉपिक है, अगला चैप्टर है जीवों में प्रजनन। प्रजनन के प्रकार कौन कौन से हैं? तो याद रखिएगा, प्रजनन का प्रकार एक होता है अलैंगिक जनन और एक होता है लैंगिक जनन। केवल एक जनक की आवश्यकता होती है जो अलैंगिक जनन कहलाती है, जैसे विखंडन अमीबा में होता है, कलिका जनन ईस्ट में होता है। लैंगिक जनन नर और मादा दोनों जनकों की आवश्यकता होती है, जैसे मनुष्य और पौधे। याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, पुष्प में लैंगिक प्रजनन कैसे होता है? तो पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन कैसे होता है? तो पुष्प के नर भाग पुंकेसर से परागकण मादा भाग अंडक तक पहुंचता है। निषेचन के बाद बीज और फल बनते हैं। याद रखिएगा, निषेचन के बाद क्या बनते हैं? तो बीज भी बनते हैं और फल भी बनते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है ये। पुंकेसर जो है ना, पौधे या पुष्प का क्या है? मेल भाग है ये, याद रखिएगा, कई बार पूछा गया सवाल है ये। और जायांग जो होता है, जायांग ये फीमेल भाग होता है पुष्प का, याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। आगे बढ़ते हैं, तीसरा नंबर क्वेश्चन है, डीएनए प्रतिलिपिकरण क्या है? डीएनए प्रतिलिपि वह प्रक्रिया है जिसमें डीएनए अपनी समान प्रतिलिपि बनाता है। यह प्रक्रिया कोशिका विभाजन से पहले होती है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, डीएनए प्रतिलिपिकरण। आगे बढ़ते हैं, अगला टॉपिक है, अगला चैप्टर है हमारा अनुवांशिकता और जैव विकास। अनुवांशिकता और जैव विकास। ग्रेगर मेंडल ने किस पौधे पर प्रयोग किया है और क्या निष्कर्ष निकाला? तो याद रखिएगा, ग्रेगर जॉन मेंडल ने मटर के पौधे स्पाइजम सेटिवम का प्रयोग किया था। सबसे पहले ग्रेगर जॉन मेंडल ने
मटर के पौधे का और जिसका वैज्ञानिक नाम क्या है, पाइजम सेटिवम, पर निष्कर्ष किया था। इसका निष्कर्ष क्या है, लक्षण पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित होती जाती है। लक्षण जो है पीढ़ी दर पीढ़ी हर बार क्या होती है, स्थानांतरित होती जाती है, बदलती जाती है। उसके बाद लक्षणों को नियंत्रित करने वाले कारक जीन होते हैं। इस लक्षण जो है पीढ़ी दर पीढ़ी जो बदलते रहते हैं, इसको कौन नियंत्रित करता है, तो याद रखिएगा काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, जीन। डीएनए में के क्रियात्मक खंड को क्या कहते हैं, जीन कहते हैं। डीएनए के क्रियात्मक खंड को जीन कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर दूसरा, प्राकृतिक वर्ण नेचुरल सिलेक्शन क्या है। प्राकृतिक वर्ण वह प्रक्रिया है जिसमें वातावरण के अनुकूल जीवित रहने वाले जीव अपनी पीढ़ी बढ़ाते हैं। यह चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन द्वारा प्रस्तावित किया गया था। प्राकृतिक वर्ण मतलब प्रकृति में वही जीव जीवित रहेंगे जो अपने आप को एडेप्ट कर पाएंगे, अपने आप को अनुकूलित कर पाएंगे। तो यही बताया था किसने, सबसे पहले चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन साहब ने बताया था। इसी को क्या कहते हैं, प्राकृतिक वर्ण कहते हैं। नेचुरल सिलेक्शन, प्रकृति में वही जीव जीवित रह सकता है जो अपने आप को अनुकूलित कर पाएंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर चैप्टर है हमारा प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन। प्रकाश के परावर्तन के नियम लिखें। तो याद रखिएगा, मान लेते हैं कोई पदार्थ है, यहाँ पर परावर्तक सतह है, यहाँ पर प्रकाश पड़ती है ऐसे, तो इसी डायरेक्शन में अपतन कोण परावर्तन कोण बनाता हुआ आगे बढ़ जाता है। तो आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब एक ही समतल में होते हैं। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होते हैं। याद रखिएगा, प्रकाश का परावर्तन से काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। परावर्तन के कितने नियम, तो याद रखिएगा 2 नियम, और पहला पॉइंट्स ये दूसरा पॉइंट, दोनों नियम यही हैं। तो ये 2 नंबरिया वाला सवाल में आ सकता है, याद रखिएगा काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। उसके बाद अपवर्तन क्या है, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है और उसकी दिशा बदल जाती है तो इसे क्या कहते हैं, अपवर्तन कहते हैं। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो उसकी दिशा क्या होती है, बदल जाती है, इसे क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर तीसरा इस चैप्टर का, प्रकाश का अपवर्तन और परावर्तन का तीसरा क्वेश्चन है, उत्तल लेंस की मुख्य विशेषताएं लिखें। तो याद रखिएगा, उत्तल लेंस मोटा और केंद्र में फूल जाता है। जैसे कि उत्तल लेंस ऐसे होता है, उत्तल लेंस ऐसा होता है, जबकि उत्तल लेंस का मुख्य विशेषता ये कन्वर्जिंग लेंस भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ से जब प्रकाश आती है ये क्या हो जाती हैं, एक बिंदु पर फोकस हो जाती है, तो इसीलिए इसको क्या कहते हैं, कन्वर्जिंग लेंस भी कहते हैं। याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। आगे बढ़ते हैं, अगला टॉपिक है मेरा विद्युत टॉपिक से क्वेश्चन है हमारा, ओम का नियम क्या है। ओम का नियम क्या है, तो याद रखिएगा काफ़ी बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है ये वाला क्वेश्चन। स्थिर तापमान पर किसी चालक में प्रवाहित धारा उसके सिरों के विभवांतर के अनुक्रमानुपाती होते हैं। प्रवाहित धारा उसके सिरों के विभवांतर के क्या होते हैं, समानुपाती होते हैं। तो V समानुपाती I होते हैं, या इस समानुपाती को हटाते हैं तो V बराबर क्या हो जाएगा, IR। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। V फॉर विभवांतर, I फॉर धारा और R फॉर प्रतिरोध। याद रखिएगा, V समानुपाती I, V का समानुपाती का चिन्ह हटेगा, R को लगा सकते हैं यहाँ पर, V इक्वल टू क्या हो जाएगा, IR। V फॉर विभवांतर, I फॉर करेंट मतलब धारा, R फॉर प्रतिरोध। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, 2 नंबरिया वाला क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं, विद्युत शक्ति का सूत्र क्या है। विद्युत शक्ति का सूत्र है V इक्वल टू IR। तो पहले V इक्वल टू IR हम लोग ओम्स लॉ से याद करेंगे, और यहाँ पर होता है शक्ति बराबर P, शक्ति को P से इंडिकेट करते हैं, तो P बराबर क्या होता है, I स्क्वायर इंटू R। अब यहाँ पर हम अगर I का मान रख दें, I का मान यहाँ से निकाल करके यहाँ पर रखें, तो I का मान क्या हो जाएगा, VY R का स्क्वायर हो जाएगा इंटू R हो जाएगा। तो यहाँ पर एक R कट जाएगा, एक ऊपर से कट जाएगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा मेरा, V स्क्वायर बाई R बचेगा। तो P इक्वल टू, अगर P इक्वल टू क्या होगा, एक फॉर्मूला P इक्वल टू I स्क्वायर इंटू R, एक होता है P इक्वल टू V स्क्वायर बाई R। याद रखिएगा, P फॉर शक्ति, V फॉर विभवांतर, I फॉर करेंट। याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है।
आगे बढ़ते हैं चैप्टर नंबर 10वां, प्रकाश, दर्पण और लेंस। उत्तल दर्पण का उपयोग कहाँ किया जाता है? तो काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। उत्तल दर्पण वाहन के पीछे देखने वाले शीशे के रूप में किया जाता है, सड़क के मोड़ पर किया जाता है। उत्तल दर्पण का उपयोग, दो इंपॉर्टेंट सवाल है, दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। वाहन के पीछे देखने वाले शीशे में के रूप में किया जाता है और सड़क के मोड़ पर किया जाता है। किसका उपयोग? उत्तल दर्पण का उपयोग। उसके बाद दूसरा नंबर क्वेश्चन है, अवतल लेंस से बनने वाला प्रतिबिंब की विशेषता। अवतल लेंस में हमेशा प्रतिबिंब कैसा बनता है? आभासी बनता है। पहला पॉइंट, प्रतिबिंब वस्तु से हमेशा क्या होता है? छोटा होता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है ये। 2 पॉइंट पूछेगा, 2 नंबर देगा भी, इसलिए काफ़ी बहुत शॉर्ट क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन को याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला क्या है, ये छांट करके हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेलेक्ट किया हूँ, तो हो सकता है कि ऐसे क्वेश्चन पूछा जाए। तो खनिज और अयस्क में मुख्य अंतर स्पष्ट करें। तो ये याद रखिएगा, खनिज प्राकृतिक रूप में पाए जाने वाले पदार्थ हैं जो विभिन्न तत्वों और यौगिकों से बने होते हैं। ये खनिज के बारे में पॉइंट्स हैं। अयस्क उन खनिजों का समूह है जो आर्थिक दृष्टि से धातु से प्राप्त करने में के लिए उपयुक्त किया जाता है। तो याद रखिएगा, हर एक खनिज अयस्क नहीं हो सकता, जबकि हर एक अयस्क जो होते हैं ये खनिज हो सकते हैं। याद रखिएगा, हर खनिज अयस्क नहीं होता, जबकि हर खनिज अयस्क नहीं होता, जबकि हर अयस्क खनिज हो सकता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर एक और भी टेबल बना के लाया हूँ मैं। उत्तल लेंस और अवतल लेंस में मुख्य अंतर स्पष्ट करें। कई बार पूछा गया सवाल है ये। जैसे कि पैरामीटर उत्तल लेंस और अवतल लेंस, इसका आकार देखिए, केंद्र में मोटा और किनारों में पतला होता है, जबकि किनारों पर मोटा और केंद्र में पतला होता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। प्रकाश की दिशा क्या होती है? प्रकाश किरणों को आपस में मिलाता है या अभिसरण करता है, जबकि प्रकाश किरणों को अलग अलग करता है या अपसरण करता है। अवतल लेंस। फोकस, वास्तविक फोकस जहां किरणें मिलती हैं, जबकि उसमें आभासी फोकस होता है जहां किरणें मिलती हुई प्रतीत होती हैं। तो ये 3 पॉइंट्स हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद और भी 2-3 पॉइंट्स बताने वाला हूँ। 2 पॉइंट्स और हैं। छवि का निर्माण, वास्तविक और आभासी दोनों प्रकार के छवि बनाते हैं, प्रतिबिंब बनाते हैं। ये केवल आभासी प्रतिबिंब बनाते हैं, याद रखिएगा। इसका उपयोग आवर्धक कैमरा के रूप में, दूरबीन में और मानव आँख में, जबकि अवतल दर्पण का उपयोग अवतल लेंस का उपयोग चश्मा में और दृष्टि दोष को दूर करने के लिए और प्रयोगशाला में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल था, जो कि इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हैं। अवतल लेंस और उत्तल लेंस का अंतर, ये हमको लगता है 2025 में ये क्वेश्चन आएगा, इसलिए याद कर लीजिए आप लोग इसका अंतर को। चलते हैं, आज की क्लास यहीं पे समाप्त होता है। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में अगले इंपॉर्टेंस क्लास के साथ और भी बहुत सारे क्वेश्चनों का भंडारा के साथ।